दोस्तों आज आप सुनेंगे जेम्स हेडली चेज के नॉवल द डॉल्स बैड न्यूज का दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी द डॉल्स बैड न्यूज हिंदी में। अध्याय 3। अपने होटल वापस जाकर फेनर ने खाना खाया और फिर कमरे में जाकर सो गया। फोन की घंटी से उसकी नींद टूटी। उसने घड़ी पर नजर मारी तो पाया कि उसे सोते हुए 2 घंटे हुए थे। उसने फोन उठाया और उधर से आवाज आई, फ्लैगलर होटल में अभी के अभी आ जाओ। बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने बॉस को कहो कि मैं सुबह वहां आया था और मैं एक ही जगह 2 बार नहीं जाता। कहकर फेनर ने फोन काट दिया। 1 मिनट बाद फोन की घंटी फिर से बजी। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। कार्लोस को पसंद नहीं है कि कोई उसे इंतजार करवाए। फेनर ने फिर से उसी टोन में जवाब दिया, अपने कार्लोस को कह देना कि या तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, नहीं तो भाड़ में जाए। इसके बाद जब तीसरी बार फोन बजा तो फेनर ने उसे उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। वो कमरे में बने छोटे से बाथरूम में गया और वहां उसने मुंह धोया। फिर स्कॉच का एक शॉट लगाया, अपना हैट और कोट पहना और कमरे से निकलकर नीचे चला गया। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी शरीर को झुलसा रही थी। पूरी लॉबी वीरान थी। वो जाकर एंट्रेंस के नजदीक बैठ गया। अपने हैट को बगल में रखकर वो बाहर गली में देखने लगा। वो जानता था कि अगर उसे मैरियन डेली की बहन नहीं मिली तो वो इस मामले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ देर बाद एक बड़ी सी टूरिंग कार अचानक से तेज आवाज करते हुए होटल के एंट्रेंस के सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ी में 4 लोग थे। ड्राइवर को छोड़ बाकी तीनों गाड़ी से उतर गए। पेनर ने रीगर और मिलर को तो पहचान लिया था, लेकिन तीसरा आदमी उसके लिए अनजान था। वो लोग तेजी से अंदर आए और अंदर आकर हल्के अंधेरे में इधर उधर देखकर पलकें झपकाने लगे। रीगर ने घुसते ही पेनर को पहचान लिया था। वो उसके करीब आया। कार्लोस तुमसे मिलना चाहता है, चलो, उसने कहा। पेनर ने इनकार में सिर हिलाया। अभी बहुत गर्मी है, उससे कहो किसी और वक्त मिलूंगा। तब तक बाकी 2 लोग भी आकर उसे घेर चुके थे। वो देखने में काफी दुष्ट लग रहे थे। रीगर धीरे से बोला, अपने पैरों पर चलोगे या तुम्हें उठाकर ले जाएं? फेनर धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर बोला, अगर ऐसा ही है तो चलो, कहकर वो उनके साथ कार की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि रीगर उसे मारने का मौका तलाश रहा था और इसीलिए राई का पहाड़ बनाकर उसे फिलहाल कोई फायदा नहीं होने वाला था। उसे वैसे भी कार्लोस से मिलना ही था, लेकिन वो बस उनको ये दिखाना चाहता था कि उसे इस काम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फ्लैगलर होटल आने तक कोई कुछ नहीं बोला। फेनर रीगर और मिलर के बीच में बैठा था। वो तीसरा आदमी जिसे वो लोग बग्सी कहकर बुला रहे थे ड्राइवर के बगल में था। होटल पहुंचकर वे लोग एक छोटी सी लिफ्ट में चढ़े और कमरा नंबर 47 की तरफ बढ़ गए। रीगर कमरा पार करके दूसरे कमरे का दरवाजा खटखटाकर भीतर चला गया। बग्सी और फेनर भी उसके पीछे थे। सामने कार्लोस एक बड़ी सी खिड़की के बगल में रखे एक सोफे पर पसरा हुआ था। उसने रेशम का हल्के पीले रंग का ड्रेसिंग गाउन पहना था, जिस पर लाल रंग के बड़े बड़े फूल बने हुए थे। रेशम का एक सफेद रुमाल उसकी गर्दन पर बंधा था और उसके पैरों में लाल रंग की जूतियां थीं। वो लेटे हुए गांजे का कश लगा रहा था और भूरे बालों से भरी उसकी कलाई में सोने का ब्रेसलेट लटक रहा था। उसकी उम्र कुछ 20 या 24 साल के करीब रही होगी। चेहरे का रंग पीलापन लिए था और होंठ एकदम सुर्ख थे। रीगर ने उससे कहा, ये रॉस है। फिर वो बग्सी के साथ कमरे से बाहर चला गया। कार्लोस ने उसे अपनी भावहीन आंखों से देखा और फिर बोला, क्या प्रॉब्लम है तुझे? आज सुबह मैं तुमसे मिलने यहाँ आया था। उस वक्त तुम्हारे चमचों ने कहा कि तुम कहीं बिजी विजी हो। अब मेरे साथ लोग इस तरह से पेश आए, ये मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं अपने ठिकाने पर चला गया और अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। कार्लोस ने अपनी एक टांग को सोफे से फर्श पर फिसल जाने दिया। फिर वो बोला, मैं सतर्क रहना पसंद करता हूँ। इस धंधे में ऐसा करना जरूरी भी है। मैंने जब सुना कि तुम आए हो तो मैंने क्रोटी को फोन लगाया। तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बातें जानना चाहता था। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? नहीं, ये बात तो ठीक है, फेनर ने कहा। क्रोटी ने मुझसे कहा कि तुम भरोसा करने लायक हो। तो फिर क्या कहते हो? फेनर ने पूछा। तुम्हारे लिए मेरे पास काम हो तो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम्हारी मेरे साथ सही तरीके से पटेगी। ठीक है, मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ टिकने दो। हो सकता है तब तक मुझे ही ये लग जाए कि तुम्हारी मेरे साथ नहीं पटने वाली। ये सुनकर कार्लोस ठंडे लहजे से मुस्कुराया।
काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। एक तरह से अच्छा भी है। फेनर उठकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ, बस काम चल ही जाता है मेरा। खैर ये बताओ आगे क्या करना है? कार्लोस भी सोफे से खड़ा हो गया और बोला, बाहर जाओ और लड़कों से बातें बातें करो। फिर हम लोग वाटर फ्रंट तक जाएंगे। वहां मुझे एक छोटा सा काम करना है। तुम भी साथ चलोगे? तुम्हारे मतलब का ही काम है। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे काम पर रख रहे हो? फेनर ने पूछा। जब तक के लिए हम एक दूसरे को समझ ना लें, तब तक के लिए $100 कैसे रहेंगे? कार्लोस ने पूछा। ओह, तब तो हमें जल्द से जल्द एक दूसरे को समझने की जरूरत होगी। $100 तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। इतना कहकर वो दरवाजा बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद फेनर, कार्लोस, रीगर और बक्सी एक कॉफी शॉप में घुस रहे थे। ये जगह ग्राहकों से खचाखच भरी हुई थी। कई उत्सुक आंखों ने उन्हें पीछे की तरफ मौजूद एक पर्दे लगे दरवाजे के अंदर जाते हुए देखा। अब तक फेनर ये जान चुका था कि बग्सी उससे दोस्ती करने को तैयार था। वो एक छोटे कद का गठीले बदन का मालिक था, जो मोटापे की तरफ बढ़ रहा था। उसके गोल चेहरे पर कई दाग थे। उसकी हल्के रंग की आंखें बड़ी बड़ी थीं और हंसती हुई सी लगती थी। दूसरी तरफ रीगर फेनर को नापसंद करता था और दोनों ही ये बात जानते थे। अभी फिलहाल रीगर कार्लोस के साथ आगे आगे चल रहा था और फेनर और बग्सी उनके पीछे पीछे थे। वो एक छोटे से गलियारे से होते हुए नीचे जाने वाली सीढ़ियों तक आए। गलियारा अंधेरा, बदबूदार और सुनसान था। सीढ़ियां उतरकर एक दरवाजा था। कार्लोस उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर जो कमरा था वो बहुत ही विशाल था। बग्सी ने जब उसके दरवाजे को धकेला था तो फेनर ने नोटिस किया कि बग्सी को उसे खोलने में काफी ताकत लगानी पड़ी थी। दरवाजा बहुत मजबूत था और भारी आवाज के साथ बंद होता था। अगर कमरे के दूसरे छोर में चमकते हुए बल्बों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कार्लोस और रीगर अब उन जलती रोशनियों की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन फेनर अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसने सवालिया नजरों से बक्सी को देखा। बक्सी इशारा समझकर होंठ सिकोड़कर बुदबुदाया, ये उसका ऑफिस है। कार्लोस जाकर उस टेबल पर बैठ गया जो एक रोशन बल्ब के नीचे लगाई गई थी। उसने रीगर को देखा और ऑर्डर दिया, उसे यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर रीगर एक अंधेरे कोने में गया और फिर वहां से एक दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। 1 मिनट के बाद वो एक आदमी को घसीटते हुए ला रहा था। कार्लोस के नजदीक रखी एक कुर्सी तक वो उसे लाया और उसे वहां पटक दिया। फेनर अब थोड़ा नजदीक आ गया था। उसने देखा कि वो आदमी एक चीनी था। उसने काले रंग का मैला कुचैला काला कोट पहना था और वो कुर्सी पर सिकुड़कर बैठा हुआ था। उसकी बाहें उसकी बगलों के नीचे थीं और वो खुद अपने घुटनों की तरफ झुका हुआ था। रीगर चीनी के पीछे गया और उसने मारकर चीनी की हैट को सिर से गिरा दिया। फिर उसने उसकी चुटिया को पकड़ा और उसके सिर को झटके से पीछे की तरफ खींचा। अब तेज रोशनी में उस आदमी का चेहरा चमक रहा था। कार्लोस घुर्राया, क्या अब वो चिट्ठी लिखोगे? चीनी बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। रीगर ने उसकी चोटी को फिर से झटका दिया। कार्लोस मुस्कुराया और बोला, ये हरामी बहुत ही ढीठ है। एक काम करो रीगर, जरा इसके हाथ मेज पर रखो। रीगर ने चीनी की पतली सी कलाई को पकड़ा और फिर उसे खींचने लगा। वो आदमी अभी भी अपनी कलाई को अपनी बगल के नीचे दबाए हुए था। फेनर देख पा रहा था कि वो उन्हें वहीं पर टिकाए रखने के लिए अपनी पूरी जान लगाए हुए था। रीगर काफी देर तक उसके हाथ को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन चीनी ने मजबूती से उनको वहीं थाम रखा था। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार रीगर अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने चीनी का हाथ अपने सामने रखी टेबल पर पटक दिया। फेनर ने देखा कि चीनी के हाथ की हर एक उंगली पर लाल रंग से सने चिथड़े बंधे हुए थे। कार्लोस ने एक सस्ता सा नोटपैड, स्याही की एक छोटी सी बोतल और एक कलम उस चीनी की तरफ बढ़ाई और बोला, चल लिख। चीनी ना कुछ बोला और ना ही उसने कुछ करने की कोशिश की। कार्लोस ने रीगर को आंखों से ही कुछ इशारा किया। रीगर ने अपने दूसरे हाथ से चीनी की उंगलियों पर बंधे चिथड़ों को हटा दिया। फेनर की नजर जब उन उंगलियों पर पड़ी तो उसने जोर से एक सांस ली। उसकी सारी उंगलियां खून से तरबतर थीं और बुरी तरह से चोटग्रस्त थीं। उनके आगे से मांस गूदे की तरह बाहर निकल रहा था। कार्लोस ने अपनी दराज से एक चीज निकाली और फिर बड़ी ही लापरवाही से उसमें चीनी की एक उंगली फंसा दी। चीनी ने अपनी उंगली हटाने की कोई कोशिश नहीं की। वो अभी भी झुक कर बैठा हुआ था और दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। रीगर ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। कार्लोस ने नफरत भरे स्वर में कहा, मैं तुझसे अब तंग आ गया हूं। तू वो चिट्ठी लिखता है कि नहीं? चीनी अब भी कुछ नहीं बोला। अब कार्लोस ने
उसकी फंसी हुई उंगली के ऊपर लगे स्क्रू को घुमाया और चीनी की उंगली को बेरहमी से कुचल दिया। वो गला फाड़कर चिल्लाया। रीगर ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे कई बार मेज पर जोर से पटक दिया। हर चोट के साथ चीनी और भी बुरी तरह से बिलबिला रहा था। ये नजारा देखकर फेनर की मुट्ठियां कस गईं और जबड़े भिज गए। उसने धीरे से अपने बाजू में खड़े बग्सी से कहा, ये सब क्या नाटक चल रहा है? बग्सी ने जवाब दिया, इस बुढ़े के गांव में 3 लड़के हैं और कार्लोस चाहता है कि ये उन तीनों को यहाँ बुलाए ताकि वो उनको अपने धंधे के लिए फांस सके। उनमें से हर एक आदमी कार्लोस के लिए $4000 की कीमत का है। तभी मेज पर से फिर एक तेज आवाज हुई। फेनर ने गर्दन घुमाकर देखा। वो चीनी अब लिखने लगा था। कुछ देर बाद खत पूरा लिख दिया गया और आदमी निढाल होकर कुर्सी पर ढलक गया। वो मरीसी आवाज में बड़बड़ाता भी जा रहा था, इसे निकाल दो, प्लीज निकाल दो। चीनी की उंगली से थंब स्क्रू अभी भी लटक रहा था। कार्लोस बड़े ही प्यार से बोला, बिल्कुल निकाल दूंगा। तुम्हें इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी बेवकूफ। फिर उसने थंब स्क्रू के ऊपर हाथ रखा और झटके से उसे खींच दिया। फेनर को लगा जैसे उसे उल्टी आ जाएगी। उसने अपनी नजरें फिर से उस नजारे से दूर घुमा ली। चीनी ने एक जोर की चीख मारी और अपने घुटनों की तरफ आगे को गिर गया। कार्लोस ने थंब स्क्रू को नफरत से टेबल पर उछाल दिया, जो सफेद लकड़ी पर खून का लाल दाग छोड़ते हुए थोड़ी दूर तक घिसटता चला गया। फिर उसने बिना किसी की तरफ देखे अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक 25 कैलिबर की गन निकाली। भला की तेजी से वो एक कदम लेकर चीनी के पीछे जाकर खड़ा हुआ और फिर पलक झपकते ही उसने बंदूक को चीनी के सिर के पीछे सटाकर घोड़ा दबा दिया। कमरे में गोली की आवाज किसी तोप की आवाज की जैसे महसूस हुई। फिर उसने बंदूक को वापस रखा और चलकर मेज तक गया। चिट्ठी को उठाकर सावधानी से मोड़कर अपने पर्स में डाल लिया। नाइटिंगेल से कहकर इसको ठिकाने लगा देना, उसने रीगर से कहा और फिर चलते हुए सीधे फेनर के करीब आकर रुक गया। धंधा पसंद आया मेरा? फेनर का मन तो कर रहा था कि वो उसकी ऐसी तैसी फेर दे, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उसने कहा, हो सकता है तुम्हारे अपने कोई कारण रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। फेनर की बात सुनकर कार्लोस ने ठहाका लगाया और बोला, चलो ऊपर चलते हैं, मैं वहां तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ऊपर कॉफी शॉप में जाकर फेनर को ऐसा लगा जैसे वो असल दुनिया में लौट आया था। नीचे के माहौल ने एक अजीब सा खौफ उसके अंदर भर दिया था। वो दुकान के कोने में रखी एक छोटी सी टेबल पर जाकर बैठ गया। कार्लोस भी आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बग्सी और रीगर दुकान से निकलकर सड़क पर कहीं गायब हो गए थे। कार्लोस ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और फिर उससे एक सिगरेट तैयार करने लगा। जिस तंबाकू को वो सिगरेट में भर रहा था वो रेशेदार और हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का था। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की वहां आई और कड़क ब्लैक कॉफी के 2 कप वहां रख गई। उसके जाने के बाद कार्लोस ने कहा, अब तुम इस खेल में शामिल हो चुके हो। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है तो कह दो और तुम अलग हो सकते हो। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं। और एक बार अगर तुम ये सब जान गए तो फिर तुम चाहकर भी खुद को हमसे अलग नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फेनर ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं रुकूंगा, उसने कहा। अरे जल्दबाजी मत करो रॉस। अगर कोई मेरे मामलों के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद बाहर निकलने की सोचता है तो उसकी जिंदगी में साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है कार्लोस? अगर मुझे पसंद नहीं आया तो जो होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। कार्लोस ने चुपचाप कॉफी का एक घूंट लिया और फिर बोला, वेस्ट कोस्ट पर सस्ते चीनी मजदूरों की काफी डिमांड है। और जब मैं सस्ते की बात करता हूँ तो मेरा मतलब है वाकई में सस्ता। वहां का जो महकमा है वो चीनी लोगों को पसंद नहीं करता और इसलिए उन्हें वहां आने नहीं देता। अब ऐसा करना तो बेवकूफी की बात है ना। वहां पर डिमांड है, लेकिन जिन्हें वो लोग चाहिए वो उन्हें रख नहीं सकते। मेरा धंधा बस यही है, मैं उनको जरूरतमंदों तक पहुंचाता हूँ। फेनर ने सिर हिलाया और बोला, हम्म, यानी उनकी तस्करी करते हो? हाँ, क्योंकि ये काफी आसान भी है। यहाँ ईस्ट कोस्ट पर ऐसी सैकड़ों जगहें हैं जहाँ मैं उन्हें उतरवा सकता हूँ। यहाँ के कोस्ट गार्ड मुझे ज्यादा परेशान नहीं करते। हाँ, कभी कभी किस्मत खराब होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फेनर ने अपना सिर खुजाया और बोला, लेकिन इस धंधे में ज्यादा पैसा थोड़ी मिलता होगा। कार्लोस जोर से हंसा। तुम अभी भी नहीं समझे। देखो, मेरी बात को इस तरह से समझो। पहली बात तो ये कि ये चीनी ही यहाँ आने के लिए मरे जाते हैं।
मेरा एक आदमी है जो कि हवाना में ऐसे लोगों से कांटेक्ट करता है। वो लोग उसे खाड़ी पार कराने के लिए पैसा देते हैं। इन लोगों को यहाँ आने का इतना चस्का है कि ये 500 से $1000 तक देने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग एक बार में ऐसे 12 लोगों को लेकर आते हैं। एक बार कोई मेरी नाव पर चढ़ गया और उसने पैसे दे दिए, तो फिर वो मेरा माल बन जाता है। मैं उनको लेकर वेस्ट कोस्ट तक जाता हूँ। वहां पर मुझे एक ठीक-ठाक चीनी के $500 तक आराम से मिल जाते हैं। फेनर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, यानी ये चीनी यहाँ आने के लिए पैसे देते हैं और एक बार वो आ गए तो तुम उन्हें बेच देते हो? हाँ, बिल्कुल ठीक समझे तुम। हमें दोनों तरफ से फायदा होता है। इस हफ्ते में मैं 50 चीनियों को पार करा चुका हूँ। सारे खर्चे निपटाने के बाद भी इस काम से मुझे 30,000 का मुनाफा मिलना तय है। लेकिन ये चीनी अपना मुंह क्यों नहीं खोलते? आगे जाकर इनका क्या होता है? अबे, मुंह कैसे खोलेंगे ये? वो गैर कानूनी तरीके से वहां रहते हैं। अब पुलिस के पास तो वो जा नहीं सकते। अगर गए तो उनको जेल हो जाएगी और उन्हें वापस वहीं भेज दिया जाएगा जहां से भागकर वो आए थे। हम लोग उनको जहां काम पर लगाते हैं, वहां उनको 2 टाइम की रोटी मिल जाती है और वो इसमें ही खुश रहते हैं। वो तुम्हें सारी जगहों, जैसे गाड़ी धोने की जगहें, रेस्टोरेंट, लॉन्ड्रीज वगैरह में काम करते हुए दिख जाएंगे वहां पर। ठीक है, समझा। लेकिन तुम उस बूढ़े आदमी से वो खत क्यों लिखवा रहे थे? उस बुड्ढे के 3 बेटे हैं चीन में। यहाँ पर हमें अभी जितने चीनी चाहिए उतने आ नहीं रहे हैं। मैंने उनको यहाँ बुलाने के लिए उनके बाप से उनके नाम चिट्ठी लिखवाई है। उसमें वही सब लिखवाया है जिससे वो तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि उनका बाप यहाँ आकर कितना खुश है, यहाँ कितनी अच्छी जिंदगी बिता रहा है और कितना ढेर सा पैसा कमा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब पढ़कर वो लोग जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। ये लोग ऐसी बातों से बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। फेनर ने अपनी कुर्सी पीछे को धकेली और बात को खत्म करते हुए बोला, तो इस सब में मैं कहाँ फिट होता हूँ? तुम शायद जल संधि के पार एक छोटी सी ट्रिप पर जाकर मेरे लिए कुछ माल उठाना चाहो। 1-2 दिन में मैं लोगों को भेजने वाला हूँ। फेनर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा। मैं हर दिन अड्डे पर आता रहूंगा। तुम्हारा अड्डा मेरे लिए काफी महंगा है, तो वहां पर रहने में तो मैं सहज महसूस नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक मैं हावर्थ में ही रहूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बक्सी तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगा, कार्लोस ने कहा। तो डील पक्की, कहकर फेनर कॉफी शॉप से बाहर निकल गया। वो सड़क पर आगे बढ़ने ही लगा था कि बक्सी अचानक से आकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। फेनर ने उससे कहा, ये तो बड़ा तगड़ा गेम है ना? हाँ, उन लोगों के लिए तो ठीक ठाक ही है जो ऊंची पोस्ट पर हैं। मुझे तो इतना फायदा नहीं हो रहा है, बग्सी ने कहा। क्यों, क्या तुम्हें यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं मिलता? अरे नहीं नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मिलता तो है ही। मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। फेनर को अब इतना अंदाजा हो गया था कि बग्सी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा सीधा साधा था। ये फेनर के लिए काम का आदमी साबित हो सकता था। यही सोचकर फेनर ने अगला सवाल किया, वैसे कितना कमा लेते हो तुम यहाँ पर? $100। बस? ये तो बहुत ही कम है। हाँ यार, है तो सही, लेकिन आजकल टाइम भी कहाँ ठीक चल रहा है, तो जो मिल जाए वही भतेरा। हाँ, ये बात तो है। टाइम तो थोड़ा मुश्किल ही चल रहा है, फेनर ने कहा। वो वाटर फ्रंट के किनारे ऐसे ही वहां खड़ी नावों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी किसी चीज ने फेनर का ध्यान आकर्षित किया और वो ठिठक गया। ये एक लग्जरी मोटर बोट थी जो कि जेटी के किनारे पर लगी हुई थी। ये तो बड़ी शानदार नाव है, उसने कहा। हाँ, है तो। काश मैं भी ऐसा कुछ खरीद पाता। लेकिन तुम इसका करोगे क्या, बक्सी? अरे भाई, और क्या करूंगा? बहुत सारी लड़कियों को इकट्ठा करूंगा और फिर उनको इसमें घुमाने के लिए ले जाऊंगा। ये नावें इसी काम तो आती हैं। फेनर अब बक्सी की बातें नहीं सुन रहा था। फिलहाल उसका पूरा ध्यान उस सुनहरे बालों वाली लड़की पर केंद्रित था जो कि एक बड़े से केबिन से बाहर निकली थी। उस खूबसूरत लड़की ने सफेद पतलून, लाल सैंडल और लाल ही रंग की ऊंचे कॉलर वाली जर्सी पहनी हुई थी। उसे देखकर फेनर को एक तरह का रोमांच सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे पता था कि वो कौन है। वो उनके बीच की समानता को देख सकता था। वो लड़की मैरियन डेली की बहन थी, वही लड़की जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आया था। अब बक्सी का ध्यान भी उधर जा चुका था। उसे देखकर बक्सी के मुंह से एक हल्की सीटी निकल गई। वाह, क्या आइटम है! क्या तुम इसे पहचानते हो? फेनर ने पूछा। अरे यार, क्यों मजाक करते हो? अगर मैं उसे जानता होता तो यहाँ पर होता क्या?
फेनर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, फिर नाव पर लिखे नाम नैन्सी डब्ल्यू को देखा और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं तो अपनी किस्मत ज़रूर ट्राई करूँगा। फेनर उसे एक बार में ले गया। जब बारमैन उनका ऑर्डर लेने आया तो फेनर ने 2 जिन स्लिंग का ऑर्डर किया। ड्रिंक आने के बाद उसने वेटर से पूछा, ये जो सामने नाव है बड़ी ही शानदार है। नैन्सी डब्ल्यू, किसकी है? हाँ, वो तो वाकई शानदार है, थेलर की है, मालदार आसामी है वो, वेटर ने बताया। अच्छा, थेलर, ये करता क्या है? अरे साहब, पैसे उड़ाता है और क्या करता है, एक अमीर प्ले बॉय है। अच्छा, क्या यहीं आसपास रहता है? फेनर ने अगला सवाल किया। जिसके पास ऐसी नाव रहेगी वो क्या यहाँ आसपास रहेगा? हाँ, ये तो है। और वो लड़की, वो कहाँ रहती है? ये सुनकर वेटर मुस्कुराया और बोला, मैंने तो लड़कियों का हिसाब रखना ही छोड़ दिया है साहब। कभी कभी तो लगता है जैसे उसे ऐसी लड़कियों को ठोक पीट कर जांचने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अच्छा, उससे मिला कहाँ जा सकता है? फेनर ने बड़े ही आराम से पूछा। वो तो घूमता फिरता रहता है यहीं, और न्यूऑर्लिन के जुआ घर में तो अक्सर दिखाई देता है। ओह, तो न्यूऑर्लिन का जुआ घर भी है? फेनर ने बग्सी को देखते हुए पूछा। बग्सी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, न्यूऑर्लिन चुका हुआ कारतूस है, बताया था ना। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है, कहकर फेनर ने ग्लास को टेबल पर रखा और बग्सी की बाह में बाह डाले उसे बार से बाहर धूप में ले आया। भाग 2। न्यूऑर्लिन का जुआ घर ओलिविया और व्हाइट हेड के मोड़ पर मौजूद हेमिंगवे के घर के नज़दीक ही था। फेनर ने अपनी टैक्सी हेमिंगवे हाउस को देखने के लिए थोड़ी देर रुकवाई और फिर कसीनो की तरफ बढ़ गया। ये एक शोरगुल और नदी की महक से भरी एक गर्म शाम थी। कसीनो एक बड़े से सजे संवरे बाग के पीछे की तरफ था। बाग से होता हुआ एक अर्धचंद्राकार रास्ता सामने के 2 विशाल पल्लों वाले दरवाजे तक जा रहा था। घर में मौजूद 2 पॉर्श और पीले रंग की लूवर शटर लगी मेहराबदार खिड़कियां इसे एक अलग सा वैभव प्रदान कर रहे थे। फेनर मुख्य दरवाजे तक जाती पत्थर से बनी चौड़े कदमों वाली एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ने लगा। दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां पहुंचने पर उसे एक जगमगाती लॉबी दिखाई दी। दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे जो बड़े गौर से उसे देख रहे थे। फेनर ने सोचा कि ये न्यूऑर्लिन के गुर्गे हो सकते हैं। लॉबी से होता हुआ वो एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां 2 टेबल्स पर गेम चल रहा था। नाव वाली लड़की को देखने की उम्मीद में वो कमरे का चक्कर काटने लगा। उसे अभी यहाँ आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि सूट पहने हुए एक छोटे कद का क्यूबन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या आप मिस्टर रॉस हैं? हाँ हूँ। क्यों? क्या आप कुछ देर के लिए ऑफिस में आने का कष्ट करेंगे? मैं तो यहाँ पर तफरी करने आया हूँ, मैं ऑफिस में आकर क्या करूँगा? फेनर ने कहा। तब तक दरवाजे पर खड़े वो 2 आदमी भी फेनर के अगल बगल आकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें एकदम सर्द और क्रूर थीं। मेरे ख्याल से ऑफिस आना आपके हित में होगा। अब फेनर को समझ में आ गया कि इनकार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसने कंधे उचकाए और क्यूबन के साथ चल दिया। कमरा पार करके वो लोग लॉबी तक आए और फिर बाईं तरफ के एक छोटे कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में न्यूऑर्लिन चहलकदमी कर रहा था। फेनर के साथ आए क्यूबन ने बाकी के दोनों लोगों को बाहर ही छोड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? न्यूऑर्लिन ने सीधे सवाल दागा। अरे भाई, ये एक पब्लिक कसीनो है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए कि हम यहाँ पर कार्लोस के गुर्गों को आने नहीं देते हैं। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ और फिर यहाँ कभी मत आना। फेनर हंसा और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर बड़े आराम से बोला, अपने गुर्गे को यहाँ से जाने के लिए कहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। न्यूऑर्लिन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने क्यूबन को बाहर जाने का इशारा कर दिया। फेनर अपनी टांगों को फैलाते हुए बोला, देखो, यूं अकड़ दिखाकर तुम कार्लोस से पार नहीं पा सकते। तुम थोड़ा अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? आखिर तुम चाहते क्या हो रॉस? तुम्हारे बारे में कुछ तो ऐसा है जो मुझे खटक रहा है, न्यूऑर्लिन ने कहा। वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये मुझे पक्का पता है। अगर मैंने जो सोचा है वो हो जाता है तो इस शहर में काफ़ी कुछ बदलने वाला है, और ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे ना तो कार्लोस पसंद है और ना ही उसका धंधा। मैंने उसे बर्बाद करने का मन पूरी तरह से बना लिया है। फेनर की ये बात सुनकर न्यूऑर्लिन ज़ोर से हंस पड़ा।
अबे पागल है क्या? पता भी है कार्लोस क्या चीज है। वो चाहे तो तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। हाँ जानता हूं, फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यकीन जानो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम अपनी बात बताओ, तुम उसे बर्बाद होते देखना चाहते हो कि नहीं? नोलन एक बार झिझका, फिर बोला, चाहता तो हूं, लेकिन कम से कम मेरे जीते जी ऐसा होने के आसार नहीं है। आसार बनाना मेरा काम है। तुम ये बताओ, अगर मुझे कुछ आदमियों की ज़रूरत पड़ी तो क्या तुम दे सकते हो? नोलन आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। फिर सावधानी बरतते हुए बोला, मेरे पास आदमी तो हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं हैं। कार्लोस के खिलाफ जाने में वो घबराएंगे। नहीं घबराएंगे। उस वक्त नहीं घबराएंगे जब वो ये देखेंगे कि कार्लोस के हाथों से सारी चीज़ें फिसलती जा रही हैं और मुझे उसी समय पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। नोलन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम बहुत झोल झाल सा काम कर रहे हो। अगर मैंने कार्लोस से इस बारे में बात कर ली तो? फेनर ने कंधे उचकाए। तुम ऐसा करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारोगे? जबकि अगर मैं कार्लोस को बर्बाद करने में कामयाब हो जाता हूं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हें ही होने वाला है। ठीक है रॉस, तुम अपना काम शुरू करो। जब मुझे लगेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो तो जो मदद चाहोगे वो मैं दे दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे इलाके में गड़बड़ कर सकते हो। अगर तुमने कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हें ठिकाने लगाने में मैं ज़रा भी नहीं हिचकूंगा। फेनर खड़ा होते हुए बोला, इस बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये थेलर कौन है? थेलर का नाम सुनते ही नोलन की आंखों में अचानक से गुस्से और सतर्कता के भाव आ गए। तुम्हें थेलर से क्या लेना देना है? अरे असल में दोपहर में मैंने उसकी नाव देखी थी, अच्छी बनी हुई है। मुझे किसी ने बताया था कि वो यहाँ पर आता जाता रहता है, तो मैंने सोचा उससे मिल लूँ। नोलन खड़ा हुआ और बोला, वो तो बाहर ही आया हुआ है, चलो दिखाता हूँ। दोनों मुख्य हॉल तक आ गए। नोलन कुछ देर तक कमरे में दाएं बाएं देखता रहा, फिर एक जगह रुककर इशारा करता हुआ बोला, वो वहाँ पर तीसरी टेबल पर खेल रहा है, वो आदमी जो सुनहरे बालों वाली लड़की के बगल में बैठा है। फेनर ने देखा कि ये वही लड़की थी। उस टेबल पर बैठी वो कयामत जैसी दिखाई दे रही थी। उसने इस वक्त एक काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके शरीर पर मढ़ी हुई जैसी लग रही थी। फेनर ने लापरवाह अंदाज में पूछा, वो लड़की कौन है? वो ग्लोरी लीडलर है। कमाल की लड़की है ना? वैसे अगर तुम थेलर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त उसे डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं आएगा। वो मैं देख लूँगा नोलन। ये बताओ, ये लीडलर की क्या कहानी है? क्यों, तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अरे भाई, वो इतनी बला की खूबसूरत है, इंटरेस्ट कैसे नहीं आएगा? नोलन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। फिर उसने कहा, चलो तुम अपना ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो तुरंत वहाँ से चला गया। नोलन का ये व्यवहार फेनर को काफ़ी अजीब सा लगा। फिर अपने सिर को झटक कर वो बार की तरफ बढ़ गया। अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करके वो बार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वहाँ से उसने बड़े ही ध्यान से एक बार फिर ग्लोरी को देखा। उसकी शक्ल मेरियन से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। फेनर स्टैम्प पेपर पर यह लिख कर देने को तैयार था कि ये लड़की ही मेरियन की बहन थी। तभी थेलर ग्लोरी की तरफ झुका और उसने उससे कुछ कहा। ग्लोरी थोड़ा चौंक सी गई। फिर वो अपनी सीट से उठकर बार पर आकर खड़ी हो गई। अपने पर्स से $10 का एक नोट निकालकर उसने एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। फेनर फुर्ती से उसके पास आया और बोला, आप ग्लोरी लीडलर हैं ना? क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगी? लड़की उसकी तरफ मुड़ी और बड़ी ही अदा से बोली, जी नहीं, मैं अकेले ही पीना पसंद करूंगी। फिर वो कुछ देर तक उसे देखती रही। लड़की की नज़रों में कुछ अजीब सा भाव था। फेनर को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके अंदर छुपी बातों को भी देख पा रही थी। आज से पहले किसी से भी मिलने पर उसे इस तरह का एहसास नहीं हुआ था। ये अनुभव उसे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। मेरा नाम रॉस है और मैं हॉवर्थ होटल में रह रहा हूँ। मैं चाहता था कि... अभी फेनर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने देखा थेलर गुस्से में उन्हीं की तरफ आ रहा था। ग्लोरी के सामने आकर खड़ा होकर वो बोला, फॉर गॉड सेक, क्या तुम सिर्फ पी नहीं सकती हो? ये सब करना ज़रूरी है?
ग्लोरी जोर से हंसी और बोली, तुम्हें पता है ये जो साहब हैं, इन्होंने मुझे अपने साथ ड्रिंक पीने का ऑफर दिया है। ये बड़े ही शानदार आदमी हैं, इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत। जरा देखो तो इन्होंने किस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। थेलर गुस्से में पागल होते हुए बोला, तुम क्यों इसकी इतनी तारीफें किए जा रही हो? इस तरह से मेरी तारीफ तो तुमने कभी नहीं की। और ए मिस्टर, चलो तुम निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ये कहते हुए थेलर फेनर की तरफ बढ़ा ही था कि दोनों के बीच में वो छोटे कद का क्यूबन मैनेजर आ गया। उसने थेलर के कान में दबी जबान में कुछ कहा। थेलर का चेहरा लाल हो गया और ऐसा लगा जैसे अपनी मुट्ठियों को भींचकर वो अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो मुड़ा और ग्लोरी की कलाई थामकर कमरे से बाहर निकल गया। क्यूबन ने फेनर से कहा, सर मुझे लगता है अब आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। फेनर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। फिर उसने एक चुटकी बजाई जैसे उसे कोई बढ़िया सा आइडिया आ गया हो। फिर वो वहाँ से निकल गया। सड़क पर निकलते ही उसे देखकर एक टैक्सी कैसीनो के दरवाजे तक आई और ड्राइवर ने टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया। वाटर फ्रंट चलो जल्दी, फेनर ने कहा और टैक्सी में बैठ गया। वैसे तो ड्राइवर ने टैक्सी काफ़ी तेज़ भगाई थी, लेकिन फिर भी जब फेनर वाटर फ्रंट तक पहुंचा तब तक थेलर नैन्सी डब्ल्यू नाव के डेक पर चढ़ चुका था। टैक्सी से उतरकर फेनर ने एक नज़र वीरान हो चुके वाटर फ्रंट के दोनों तरफ मारी और फिर जेटी के बगल में भागता हुआ बोट पर चढ़ गया। दबे पांव आगे बढ़ता हुआ वो केबिन तक पहुंच गया। अब ज़मीन पर लेटकर वो अधखुले कांच के पैनल से नीचे सब कुछ साफ साफ देख सकता था। अंदर ग्लोरी और थेलर आमने सामने खड़े थे और उनमें किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। थेलर ने कहा, अब टाइम आ गया है कि सारी बातें साफ हो जाएं। मैं बहुत टाइम से बेवकूफ़ बनता आ रहा हूं, लेकिन अब और नहीं बनूंगा। ग्लोरी ने जवाब दिया, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। इस पर थेलर ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन तुमने कभी उसकी कद्र नहीं की। मुझे पता है तुम ऐसी ही हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी सी कोशिश भी नहीं कर सकती? पता है सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसी बात से होता है कि तुम कोशिश तक नहीं करती हो। कई बार तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही दुख होता है। ग्लोरी गुस्से से बोली, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे दुख का मैं अचार डालूं? तुम्हें क्या लगता है उसकी मेरे लिए कोई कीमत है? हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। किसी के भी दुख से तुम्हें कभी भी कोई लेना देना रहा ही नहीं है। भावना नाम की कोई चीज़ तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। हाँ, मेरे अंदर बहुत भावनाएं हैं, समझे तुम? मैं उन भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ ग्लोरी। आज के बाद मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। आज जैसी खराब शाम मैं फिर नहीं बिताऊंगा। थेलर की ये बात सुनकर ग्लोरी को हंसी आ गई। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ना कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। क्या कारण भी बताऊं कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ रही हूँ? बिल्कुल नहीं ग्लोरी, तुम्हारे कारण सुन सुनकर मैं पक चुका हूँ। तुमने इतनी बार उसे बका है कि मुझे अब वो अच्छी तरह से रट गया है। ग्लोरी गुस्से से चिल्लाई, नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम एकदम नाकारे इंसान हो। तुम कभी भी अच्छे प्रेमी थे ही नहीं। मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन ये इंतज़ार कभी खत्म होता ही नहीं। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी क्योंकि तुम दिखने में अच्छे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम एक फ्लॉप शो हो बस। तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। तुम्हें बस ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पता है। थेलर गुस्से में भुनभुनाता हुआ बार की तरफ बढ़ गया और ग्लोरी ने उपेक्षा भरी नज़रों से उसे देखा और फिर पैर पटकते हुए केबिन से बाहर निकल गई। अध्याय 4। फेनर उस वक्त नाइटिंगेल की वर्कशॉप में खड़ा उसे एक ताबूत को रंगते देख रहा था जब रीगर अंदर दाखिल हुआ। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मैं 8 बजे तुम्हें लेने आऊँगा, उसने फेनर से कहा। क्या काम है? फेनर ने पूछा। चीनियों की एक खेप आई है, हमको जाकर उन्हें लाना है। ठीक है, मैं 8 बजे तुम्हें यहीं मिल जाऊँगा। रीगर बाहर चला गया। नाइटिंगेल थोड़ा चिंतित दिख रहा था। उसने फेनर से कहा, ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, थोड़ा सावधान रहना। हाँ ठीक है, सावधान रहूँगा। फेनर ने सिर हिलाया और फिर नीचे चला गया। नीचे करली मेज़ पर बैठी हुई रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। जब फेनर उसके सामने से गुजरा तो करली ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। फेनर रुका और बोला, हेलो बेबी, आज तो तुम कयामत ढा रही हो। करली ने अपनी बड़ी आंखों को और भी बड़ा बना लिया। क्या बात है?
मुझे ऐसी चापलूसी अब कम ही देखने को मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं। जब भी ऐसा होता है ये एक सुखद आश्चर्य ही होता है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ पियो से मिले? हाँ जाने मन, मैं उससे मिल चुका हूँ। वो कितना हैंडसम है ना? नहीं, ज़्यादा हैंडसम तो नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? फेनर ने पूछा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ? अरे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? बताओ, क्या तुम्हें सच में कार्लोस पसंद है? देखो रॉस, कोई भी मर्द मेरे लिए महत्व नहीं रखता और तुम्हें मेरे मामले में नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। करली ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही थी, लेकिन उसकी आंखों ने फेनर को बहुत कुछ बता दिया था। वो समझ गया था कि करली कार्लोस के ऊपर मरमिटी थी, लेकिन इस मामले में उसकी दाल गल नहीं रही थी। असल में तो कार्लोस जैसे इंसान के ऊपर मरमिटना परेशानी का ही कारण हो सकता था। फेनर तंग गलियों में थोड़ी देर यहाँ वहाँ फिरता रहा, फिर वापस लौटकर उसने एक बार में छोटा सा पैग लिया और इस दौरान ये सुनिश्चित करता रहा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। जब वो संतुष्ट हो गया कि ऐसा नहीं था, तो वो फिर से डाउनटाउन की तरफ मुड़ गया। वहाँ मौजूद फेडरल बिल्डिंग पहुँचने पर भी वो सड़क पर नज़र रखते हुए कुछ देर इमारत के बाहर टहलता रहा। फिर तेज़ी से इमारत में घुसा और फेडरल फील्ड ऑफिस जाने के लिए उसने लिफ्ट पकड़ ली। उसे जिस एजेंट से मिलना था उसका नाम था हॉस्किस। फेनर को देखते ही वो अपनी मेज़ के पीछे खड़ा हुआ और उसने अपना चिपचिपा हाथ फेनर की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। फेनर ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और उन्हें हॉस्किस को देते हुए बोला, मेरा नाम फेनर है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये मेरा लाइसेंस है। मैं इस वक्त अपने एक क्लाइंट के काम से यहाँ पर आया हूँ और आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हॉस्किस ने कागज़ों को चेक किया। उसकी भौहें इस तरह से सिकुड़ गईं जैसे वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो। फिर कुछ देर बाद वो बोला, फेनर, तुम वही आदमी हो ना जिसने ब्लैंडिश किडनैपिंग केस को सुलझाया था? जी हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं ब्रेनन को जानता था। उसने मुझे उस केस के बारे में सब कुछ बताया था। अगर मैं इस केस में तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए एजेंट, मैं आपको सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मैं यहाँ एक लड़की को ढूंढने आया हूँ और किसी न किसी तरह से कार्लोस इस मामले के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने नकली पहचान के बल पर कार्लोस के गैंग में अपनी जगह भी बना ली है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं इस कारण आपके आदमियों के साथ कोई पंगा ना हो जाए। आज रात मैं रीगर के साथ चीनियों की एक खेप लेने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग 8 बजे निकलेंगे। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे लगा कि आपके डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हॉस्किस ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, ओहो, तुम्हें पता भी है तुम किन लोगों के साथ ये खेल खेल रहे हो? अगर कार्लोस को जरा सी भी भनक लग गई तो वो तुम्हारी तिक्का बोटी एक कर देगा। इस इलाके का सबसे खतरनाक मवाली है वो। मुझे पता है एजेंट, और इसीलिए यहाँ आते हुए मैंने काफ़ी सावधानी बरती है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे यहाँ आने का पता चला होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग इन लोगों को अभी तक रोक क्यों नहीं पाए हैं? अरे कैसे रोकें, हमारे पास सबूत ही नहीं है। हमें उसका धंधा पता है, लेकिन हम आज तक उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाए हैं। हमारे हवाई जहाज़ और नावें पूरे समुद्र तट की निगरानी करते रहते हैं, लेकिन हर बार वो हमें चकमा देने में सफल हो जाता है। एक बार वो लोग हमारे हत्थे चढ़े भी थे, लेकिन उनके पास नाव में कुछ भी गैरकानूनी था ही नहीं। वो बहुत ही क्रूर लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही उन्होंने हमारी नाव को अपनी तरफ आते देखा होगा, वैसे ही उन्होंने नाव में मौजूद उन विदेशियों को समुद्र में फेंक दिया होगा। ये बात सुनकर फेनर ने सिर खुजाया और बोला, अगर आज की रात आप हमें पकड़ लेते हैं तो आपको मुझे किसी भी तरह करके जाने देना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप रीगर को तो रोक लो, लेकिन मैं बचकर निकल जाऊँ ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूँ। चिंता मत कीजिए मिस्टर फेनर, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके निकलने का इंतज़ाम कर दूंगा। लेकिन क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहोगे कि आखिर ये मामला क्या है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि तहकीकात के आखिरी चरण में मुझे आप लोगों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर किसी तरह का पंगा हो तो आप मुझे रियायत दें। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हॉस्किस ने हाथ मिलाते हुए उससे आखिरी सवाल किया, अच्छा, आज रात के रास्ते का कोई अंदाज़ा है तुम्हें? जी नहीं,
वो मुझे पता नहीं है। आप लोगों को खुद ही हमें ढूंढना होगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। मैं पूरे कोस्ट को अपनी नावों से पाट दूंगा। भाग 3। वहाँ से निकलकर फेनर वाटरफ्रंट गया। बग्सी को साथ लेकर वो फ्लैगलर होटल पहुँच गया। जब वो लोग कमरा नंबर 47 में दाखिल हुए तो कार्लोस वहाँ पर अकेला ही था। उसने बग्सी को बाहर जाने को कहा और फिर फेनर को घूरता हुआ बोला, तुम कल रात को न्यूऑर्लिन के अड्डे पर क्यों गए थे? अरे, मैं तुम्हारे गैंग के लिए काम करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कहीं मौज मस्ती करने के लिए भी नहीं जा सकता। तुम वहाँ मौज नहीं कर रहे थे रॉस, तुम उसके ऑफिस में गए थे। क्यों? फेनर का दिमाग इस वक्त तेजी से चल रहा था। मैं वहाँ मौज करने ही गया था, लेकिन न्यूऑर्लिन ने ज़बरदस्ती मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया और मुझे वहाँ से निकल जाने को कहा। उसे तुम्हारे गैंग के कोई भी आदमी अपने जुआ घर में नहीं चाहिए थे। लेकिन तुमने तो लीडलर से भी बात करने की कोशिश की थी। क्यों भला? अब फेनर के दिमाग में खतरे की घंटी जोर से बजने लगी। ऊपर से वो बोला, अरे क्यों नहीं कर सकता भाई? कोई भी आदमी उस लड़की पर चांस मारने से खुद को रोक नहीं पाएगा। वो वहाँ अकेली दिख गई तो मैंने सोचा थोड़ी दोस्ती ही कर लूँ उससे। वैसे तुम उसके बारे में क्या जानते हो? उसकी चिंता तुम मत करो रॉस, मुझे तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी तो तुमने बड़ी ही आसानी से 2 जायज़ कहानियां सुना दी हैं, लेकिन ध्यान से रहना, मेरी नज़र बराबर तुम्हारे ऊपर रहेगी। फेनर ने कंधे उचकाए और बड़े ही आराम से बोला, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कहीं न्यूऑर्लिन से डर तो नहीं रहे? कार्लोस ने एक झटके से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, तुम जा सकते हो। फेनर अपनी सोचों में डूबा होटल से बाहर निकल आया। बग्सी उसके साथ था। फेनर समझ गया था कि कार्लोस उतना भी भोंदू नहीं था जितना उसने समझ लिया था। अब उसे अपने पत्ते बहुत ध्यान से खेलने पड़ेंगे। उसने बग्सी से कहा, 1 मिनट ज़रा रुको, मैं अपने होटल वालों को फ़ोन करके बता दूं कि आज नहीं आऊँगा, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर वो एक टेलीफोन बूथ में घुस गया और उसने न्यूऑर्लिन का नंबर मिलाया। बग्सी उस वक्त बूथ के बाहर ही खड़ा था। उधर से फ़ोन उठाए जाने पर फेनर ने धीमी आवाज़ में कहा, न्यूऑर्लिन, मैं रॉस बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लगता है तुम्हारे जुए घर में कार्लोस का कोई आदमी है। उसे ये तो पता ही था कि हमने बात की, साथ ही वहाँ हुई दूसरी बातें भी वो जानता था। वो जो तुम्हारा क्यूबन मैनेजर है, वो कितने टाइम से काम पर है? 2 महीने से है। मैं आज ही उसकी जांच करवाता हूँ। न्यूऑर्लिन की आवाज़ में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। फेनर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, जल्दी से जल्दी उसकी जांच करवाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे अभी की अभी काम से निकाल देता। फिर फ़ोन बंद करके वो बूथ से बाहर आया और बग्सी की बाँह पकड़ते हुए बोला, चलो ये काम तो निपटा, अब जाकर थोड़ा आराम करते हैं। बग्सी उसके साथ साथ चल पड़ा। फिर धीमी आवाज़ में ऐसे बोला जैसे कोई राज की बात बता रहा हो, पता है रॉस, आज रात मुझे भी एक डेट पर जाना है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी डेट की कल्पना करके मुस्कुराने लगा। भाग 4। जब फेनर नाइटिंगेल की दुकान में घुसा तो उस वक्त 8 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। रीगर और मिलर पहले से ही वहाँ पर थे। मिलर के हाथ में एक सब मशीन गन थी जिस पर वो ग्रीस लगा रहा था। नाइटिंगेल ने धीमी आवाज़ में फेनर से पूछा, क्या तुम्हारे पास सामान है? फेनर ने ना में सिर हिला दिया। नाइटिंगेल एक ड्रॉर तक गया और वहाँ से उसने एक ऑटोमेटिक गन निकाल ली। रीगर ये देखकर झटके से सिर उठाते हुए बोला, उसे बंदूक नहीं देनी है। नाइटिंगेल ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए गन फेनर के हाथ में थमा दी। अरे, मैंने कहा ना कि उसे बंदूक नहीं देनी है। फेनर ने रीगर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही आराम से बोला, अरे चिल करो यार, बंदूक पास में होने से मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस करता हूँ, बस, और कुछ नहीं। कुछ देर तक रीगर उसे घूरता रहा, फिर पता नहीं क्या सोचकर कंधे उचकाकर नीचे बैठ गया। मिलर की मोटी कलाई में एक छोटी सी घड़ी बंधी हुई थी। उसने उस घड़ी पर एक नज़र मारी और फिर बोला, चलो चलते हैं। उसने अपनी मशीन गन को अपने डस्ट कोट में लपेटा और अपना हैट उठा लिया। तीनों तेजी से चलते हुए बाहर निकल गए। फ्यूनरल पार्लर के बाहर एक बड़ी सेडान खड़ी थी। रीगर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मिलर और फेनर पिछली सीटों पर। गाड़ी जब चल पड़ी तो फेनर ने मिलर से पूछा, इस काम के लिए कार्लोस कभी नहीं आता? वो क्यों आएगा भला? मिलर ने कहा। इसके बाद गाड़ी में शांति बनी रही। जब वे वाटर फ्रंट पर पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी को एक जगह पार्क किया और तेजी से चलते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां छोटी नावें लगी हुई थीं।
वहां पर एक लंबा काला आदमी और बग्सी एक 40 फीट लंबी नाव के सामने उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस काले आदमी ने उन्हें आते हुए देखा, वो नाव में चढ़कर इंजन रूम के अंदर चला गया। बग्सी वहां नाव को खोलने के लिए तैयार खड़ा था। जब मिलर नाव में चढ़ रहा था तो रीगर ने फेनर से कहा, जब तक वो हमारी तरफ को ना आए तब तक तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो लोग नाव में चढ़ेंगे तो तुम्हें उनकी चेकिंग करनी है। इस बात का खास ध्यान रखना कि उन चीनियों में से किसी के भी पास बंदूक ना हो, और ये चेक करने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका ये है कि जैसे ही वो नाव में चढ़ें वैसे ही उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहा जाए। इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन यही सबसे ठीक रहता है। अगर तुम्हें लगे कि किसी के भी पास बंदूक है तो तुरंत उसे छीन लेना। अगर वो किसी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश करें तो उसको ठोकने पीटने से ज़रा भी हिचकिचाना मत। जब तुम अपना काम निपटा दोगे तो फिर मिलर उनको संभाल लेगा और उन्हें आगे वाले केबिन में ले जाएगा। समझ गए? हाँ ठीक है, फेनर ने कहा। जब सब लोग नाव में चढ़ गए तो काले आदमी ने इंजन चालू कर दिया और नाव चलनी शुरू हो गई। मिलर तब तक कॉकपिट में नीचे जाकर स्टीयरिंग व्हील के पीछे अपनी जगह ले चुका था। नाव के चलते ही रीगर जहाज के फोर डेक पर लगी सर्च लाइट के पास पहुंच गया। ये सर्च लाइट देखने में छोटी थी लेकिन काफ़ी ताकतवर थी। उसके पीछे बैठकर उसने एक सिगरेट जला ली। रीगर का फेनर के प्रति रवैया ज़्यादा दोस्ताना नहीं था, इसलिए फेनर नीचे कॉकपिट की तरफ चला गया। वहाँ वो मिलर के पास जाकर बैठ गया। इन लोगों को किस वक्त उठाने वाले हैं हम? उसने मिलर से पूछा। 10 बजे के करीब। जैसे ही नाव खुले समुद्र की तरफ को बढ़ी तो अचानक माहौल सर्द हो गया और बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान से चांद गायब था और चीज़ें साफ तौर पर नज़र नहीं आ रही थीं। कुछ देर बाद मिलर ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ दूर से रह रहकर कोई रोशनी सी दिखाई दे रही थी। मिलर ने अब नाव की दिशा बदल दी थी और अब वे लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक उसी वक्त फेनर को हवाई जहाज़ की हल्की सी घरघराहट सुनाई देने लगी। वो अंधेरे में ही मुस्कुरा दिया। प्लेन शुरू हो चुका था। मिलर को भी वो आवाज़ सुनाई दी तो वो चिल्लाकर रीगर से बोला, अरे एक प्लेन आ रहा है। रीगर ने जल्दी से आसमान की तरफ देखा और फिर जहाज़ की सारी लाइटें बंद कर दी। ये कोस्ट गार्ड भी ना दिमाग का दही किए रहते हैं, मिलर गुस्से से बोला। जहाज़ अभी भी घरघरा रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी। रीगर ने एक बार फिर से सर्च लाइट जलाई और अपने आदमियों को सिग्नल दिया। दूसरी तरफ की रोशनी अभी भी झिलमिला रही थी। अब वो धीरे धीरे उनके नज़दीक आती जा रही थी। मिलर ने फेनर को एक टॉर्च पकड़ाई और बोला, तुम इसे लेकर आगे जाओ, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। फेनर ने टॉर्च ली और कॉकपिट से बाहर निकल आया। 2 मिनट बाद ही नाव का इंजन बंद हो गया, यानी वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। रीगर ध्यान से चलता हुआ फेनर की तरफ आया और ऑर्डर देते हुए बोला, अपनी गन निकाल लो और इन लोगों पर नज़र रखो। मैं तुम तक उन्हें पहुंचाऊंगा। ध्यान से देखना कि उनमें से किसी के पास भी गन ना हो और फिर उनको मिलर के पास भेज देना। एक छोटी सी चप्पू वाली नाव उनकी नाव के नज़दीक आकर रुक गई। उसमें 4 लोग सिमट कर बैठे हुए थे और 2 लोगों ने पतवार थाम रखी थी। रीगर ने एक बार टॉर्च जलाकर उनको देखा और फिर टॉर्च बंद कर दी। एक दुबला पतला मैला कुचैला चीनी उस नाव से उतरकर उनकी नाव पर आ गया। उसने रीगर से कहा, 4 को लाया हूँ, बाकियों को लाने में 4 फेरे और लगेंगे। और स्पेशल माल का क्या हुआ? रीगर ने पूछा। अरे चिंता मत करो, उसको सबसे आखिर में लाऊंगा। ठीक है, चलो काम शुरू करो, रीगर ने कहा। फेनर एक कदम पीछे को हो गया और इंतज़ार करने लगा। एक एक करके चीनी नाव पर आने लगे। रीगर का काम था उन्हें गिनना और एक एक करके फेनर तक पहुंचने देना। फेनर ढंग से उनकी जांच करता और फिर उनको मिलर के पास भेज देता, जो कि उन्हें आगे वाले केबिन का रास्ता दिखा देता। इन सारे चीनियों के कपड़े एक जैसे ही थे। उन्होंने टाइट टी-शर्ट और घुटनों तक के पजामे डाले हुए थे। वो लोग भेड़ों के समान फेनर के पास आकर खड़े हो जाते थे और वो उनकी तलाशी लेकर उन्हें मिलर की तरफ धकिया देता था। इसके बाद 2 बार नाव भरकर लोग आए और उनकी जांच करने में इनको कुछ टाइम लगा। जब उनकी जांच चल ही रही थी तो वो मैला कुचैला चीनी रीगर के बाईं तरफ खड़ा हुआ था। जब जांच पूरी हो गई तो उसने रीगर से कहा, सब लोग आ गए, ठीक है, अब मैं तुम्हारा स्पेशल माल लेकर आता हूँ। ये सुनकर रीगर ने मिलर से कहा, सारे चीनियों को बंद कर दिया ना? इस बार रीगर की आवाज़ में फेनर को एक हल्की सी घबराहट सी महसूस हुई। हाँ, अच्छी तरह से कर दिया, मिलर ने कहा। फेनर इस वक्त खड़ा यही सोच रहा था कि इनका ये स्पेशल माल क्या हो सकता था।
इस वक्त वो रीगर और मिलर के बीच एक अजीब सी तरह का तनाव महसूस कर सकता था। वो अंधेरे में खड़े इंतजार कर रहे थे और उनके कान चप्पू वाली नाव की आवाज़ सुनने की कोशिश में लगे थे। आखिरकार कुछ देर बाद उन्हें चप्पू की छप छप की आवाज़ सुनाई दी। वो मैला कुचैला चीनी फिर से नाव पर आया और उसी के साथ वो स्पेशल सामान भी नाव पर खड़ा था। फेनर उस नए व्यक्ति की तलाशी लेने को हुआ तो रीगर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, ये मैं खुद कर लूँगा। फेनर ने इस स्पेशल माल पर अपनी टॉर्च मारी तो उसके मुंह से एक घरघराहट सी निकली। ये एक लड़की थी। उसे इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था, लेकिन वो अंदाज़ा कन्फर्म अब हुआ था। ये कुल 13-14 साल की एक सुंदर चीनी लड़की थी। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और सर्दी से कांप भी रही थी। उसने भी बाकी लोगों की तरह टाइट टी-शर्ट और घुटने तक का पाजामा ही पहना हुआ था। रीगर ने गाली देते हुए फेनर के हाथ की टॉर्च पर एक वार किया। तुम इससे अपनी नाक बाहर रखो बे, और मिलर तुम इसे छुपा कर रख दो जल्दी से। फिर रीगर माल लाने वाले चीनी की तरफ पलटा और उसे मोमजामे में लिपटा कुछ सामान थमा दिया। उसे लेकर वो चीनी अपनी बोट पर सवार हुआ और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद फेनर ने गुस्से से दांत किटकिटाते हुए रीगर से कहा, मुझे बताया जाना चाहिए था कि तुम लोग औरतों की भी तस्करी कर रहे हो। ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसे आसानी से रफा दफा किया जा सके। पता है ना इसके लिए कितनी सज़ा होती है। रीगर व्यंग्य से बोला, अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। लगता है तुम तो बड़े ही डरपोक टाइप के आदमी हो। पता भी है तुम्हें, एक लड़की 10 चीनियों के बराबर होती है, इसलिए अभी अपना रोना धोना बंद करो। फेनर ने कोई जवाब नहीं दिया। रीगर कॉकपिट में चला गया और वो वहीं खड़ा सोचता रहा। क्या यही उस पहेली का जवाब था? ये लोग 12 चीनियों और एक औरत की तस्करी कर रहे थे। क्या मैरियन डेली की बहन इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी, या फिर ये सिर्फ एक संयोग था? फेनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नाव का इंजन चालू हुआ और फेनर कॉकपिट की छत पर कमर टिकाकर बैठ गया। वो बहुत ध्यान लगाकर गश्ती नावों की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ना तो कुछ सुनाई दिया और ना ही दिखाई दिया। तभी रीगर के चिल्लाने की आवाज़ आई, अबे ओ रॉस, कहाँ मर गए हो? हम यहाँ तुम्हें मस्खरी करने के लिए नहीं लाए हैं, काम करने को लाए हैं। अपनी तशरीफ़ यहाँ से उठाओ और उन चीनियों के कमरे में जाओ और उन सबको जंजीरों से बांध दो। जंजीरें वहाँ पड़ी हुई हैं। फेनर ने इशारा की गई दिशा में देखा तो पाया कि वहाँ पर हथकड़ियों का एक ढेर पड़ा हुआ था जो आपस में जंजीरों से जुड़ी हुई थी। लेकिन किस लिए? उसने पूछा। अबे, हमें थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। अगर कोस्ट गार्डों की कोई गश्ती नाव हमारे पीछे पड़ गई तो इन चूहों को समुद्र में फेंकना पड़ सकता है। अगर आपस में बंधे रहेंगे तो जल्दी पीछा छूटेगा। कैसी कैसी चीज़ें सोचते हो तुम लोग। ये काम तो तुम ही करो बाबा, ये मेरे बस का नहीं है। फेनर ने रीगर के हाथ से नाव का चक्का लेते हुए कहा। वहाँ उस वक्त सिर्फ नेविगेशन लाइट ही जली हुई थी। उसकी मध्यम सी रोशनी में रीगर ने कुछ देर तक फेनर को घूरा और फिर बोला, लगता है तुम हमारे गैंग के ज़्यादा काम नहीं आने वाले हो। मैं कार्लोस से बात करूँगा। फिर उसने वहाँ पड़ी जंजीरों को उठाया और कॉकपिट से बाहर निकल गया। फेनर अब ये सोच रहा था कि वो ज़्यादा देर तक ये नाटक जारी नहीं रख पाएगा। उसे जितनी जानकारी मिल चुकी थी उससे वो संतुष्ट था। अब सब कुछ ग्लोरी के बयान पर निर्भर करता था। अगर उसे उस लड़की से अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है तो वो फिर इनके ऊपर हमला करके इस पूरे मामले को ख़त्म कर सकता था। तभी गोली चलने की एक धीमी सी आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने आगे को देखते हुए सुनने की कोशिश की, लेकिन आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर सब कुछ शांत रहा और फिर रीगर कॉकपिट में दोबारा दाखिल हुआ। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? फेनर ने रीगर से पूछा। रीगर हंसा और बोला, उन सालों को जंजीरें पसंद नहीं आ रही थीं। एक हरामी को टांग में गोली मारनी पड़ी, तब जाकर शांत हुए वो लोग। तुम ऐसा करो रॉस, जाकर मिलर को बोलो कि उस लड़की पर नज़र रखे। वैसे तो वो शांत लग रही थी, लेकिन अगर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो हमें दिक्कत हो सकती है। यहाँ और है ही कौन जो हमें दिक्कत होगी? फेनर ने हैरानी से पूछा। रीगर फिर से हंसा। अबे, वो जो 12 चीनी वहाँ पड़े हैं ना, उन्होंने 6 हफ्तों से किसी औरत को छुआ नहीं है। अगर उन्हें पता चल जाए कि यहाँ एक लड़की है तो साले सारे के सारे बौरा जाएंगे। मैंने खुद कई बार ऐसे होते देखा है। एक बार ऐसे ही एक माल की निगरानी के लिए मैं एक पागल बेवकूफ़ के साथ नाव लेकर निकला हुआ था। उस दिन हमारे पास इतने ही चीनी थे और एक छोटी मुलाटो लड़की थी।
उस बेवकूफ़ ने चीनियों को वो लड़की दिखा दी, और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो मैं बता नहीं सकता। 2 लोगों को मुझे गोली मारनी पड़ी और 2 को बेहोश करना पड़ा। वो लड़की इस हुड़दंग से इतना डर गई कि उसने नाव से नीचे समुद्र में छलांग लगा दी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। फेनर ने एक गहरी सांस ली और कॉकपिट से बाहर निकल गया। गैलीवे के पीछे एक छोटा सा केबिन बना हुआ था जहां पर उन्होंने लड़की को रखा हुआ था। जैसे ही वो केबिन में घुसा उसे थमकर रुक जाना पड़ा। वहां पर मिलर लड़की के साथ जबरदस्ती करने में लगा हुआ था। लड़की बिना कोई आवाज किए उससे लगातार लड़ रही थी। उसकी नाक और होंठ दोनों से ही खून बह रहा था। फेनर फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने मिलर को कॉलर से पकड़कर खींच लिया। वो घसीटते हुए उसे लड़की से काफी दूर ले गया और फिर उसे एक जोर की लात जमाई। गिरने के बाद मिलर धीरे धीरे उठकर बैठा और फेनर से बोला, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? यहाँ से निकल जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। फेनर ने कोई जवाब देने की बजाय अपना पैर आगे बढ़ाकर एक बार फिर से मिलर की छाती पर जोरदार लात मारी। मिलर कराहते हुए दोहरा हो गया, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। घुटनों के बल ही वो फिर से लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फेनर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और उसके दस्ते से एक के बाद एक 4 बार मिलर के सिर पर जोरदार प्रहार किया। जब वो बेहोश हो गया तो उसे घसीटते हुए उसने केबिन से बाहर ले जाकर पटक दिया। इन सारी आवाज़ों को सुनकर रीगर कॉकपिट से बाहर निकला और चिल्लाया, ये वहाँ क्या चल रहा है? फेनर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो उनके नज़दीक पहुंच गया। क्या हो रहा है ये सब? तुमने मिलर को क्यों मारा है? इसलिए क्योंकि ये कमीना लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तो तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें उस लड़की की इतनी चिंता क्यों हो रही है? फेनर ने इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो अब रोशनी के उस छोटे से स्रोत को देखने लगा था जो उनकी तरफ के बंदरगाह में हिलता हुआ अब नजर आ रहा था। क्या ये वही गश्ती नाव थी जिसका उसे इंतजार था? तभी मिलर को होश आ गया और वो किसी तरह से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने भी उस रोशनी को देख लिया था। उसने चिल्लाकर रीगर को चेतावनी दी। रीगर जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाकर नाव को दूसरी दिशा में मोड़ने लगा। अरे ये तो कोस्ट गार्ड हैं। दिशा बदलने से शायद हम उनकी नज़रों से बचने में कामयाब हो पाएं। लेकिन रीगर की ये ट्रिक काम नहीं आई। आसमान में चांद बादलों के आगोश से बाहर निकल आया और अब चांदनी में उनकी नाव आसानी से देखी जा सकती थी। फेनर ने देखा कि वो नाव अब थोड़ा सा हिलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। रीगर ने मिलर को आवाज़ लगाई और नाव को जितना तेज़ हो सके भगाने लगा। मिलर लड़खड़ाते हुए नीचे कॉकपिट में पहुंचा। उसने खा जाने वाली नज़रों से फेनर को घूरा, लेकिन तभी रीगर ने चिल्लाकर उससे कहा, मिलर तुम ये स्टीयरिंग व्हील संभालो, मैं बंदूक निकाल रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद उनकी नाव हमसे ज़्यादा तेज़ है। मिलर स्टीयरिंग व्हील पर चला गया और रीगर नाव के पिछले हिस्से में। फेनर भी रीगर के पीछे था। रोशनी अब उनके नज़दीक आती जा रही थी। चांद की रोशनी अब इतनी तेज़ थी कि फेनर अपना पीछा करने वाली नाव को आसानी से देख सकता था। तेज़ गति के कारण उसका आगे का हिस्सा पानी से बाहर को निकला हुआ था, जिसे वो लोग देख पा रहे थे। ये नाव तो जल्दी ही हमें पकड़ लेगी, उसने रीगर से कहा। रीगर ने इंजन रूम में आवाज़ लगाई और वहाँ मौजूद काले आदमी ने उन्हें एक थॉमसन गन थमा दी। रीगर ने वो फेनर को पकड़ाई और अपने लिए एक दूसरी बंदूक ले ली। तुम बंदरगाह की तरफ को जाओ और उन पर गोलियां चलाते रहना, रीगर ने फेनर से कहा। फेनर अपनी जगह पर पहुंचा और लेट गया। उसने मशीन गन से 2 बार गोलियों की बौछार की, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा कि गोलियां नाव से काफ़ी ऊपर चली जाएं। इसके तुरंत बाद रीगर ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसका निशाना एकदम सटीक था। अपनी जगह पर पड़े पड़े भी फेनर ने पीछा करने वाली नाव के आगे वाले हिस्से से गोलियों को टकराते और उसके किरचे उड़ते हुए देखा। तभी उन पर जवाबी हमला हुआ और फेनर को उससे बचने के लिए अपना सिर झुकाना पड़ा। कोस्ट गार्डों ने उनके ऊपर इतनी गोलियां चलाईं कि शुरुआती हमले के बाद फेनर और रीगर दोनों को ही जवाब दे पाना मुश्किल हो गया। मिलर कॉकपिट में से ये सब देख रहा था। उनकी हालत देखकर वो चिल्लाया, अरे कुछ करो, वो लोग कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाएंगे। रीगर ने अपना सिर उठाकर देखा तो पाया कि नाव अब उनसे सिर्फ 6 फुट की दूरी पर थी। तभी उधर से गोलियां बरसने के चलते लकड़ी की किरचें उड़ने लगीं और उसे फिर से छुप जाना पड़ा। फेनर ने सिर घुमाया तो देखा रीगर जमीन पर पेट के बल लेटे हुए था। वो जोर से चिल्लाया, सिर दर्द के लिए तैयार रहना,
और फिर एक तरफ को मुड़कर उसने एक छोटी गेंद जैसी चीज उछालकर उस नाव पर फेंक दी। अगले ही पल आंखें चौंधियाने वाली रोशनी हुई और एक तेज धमाका, और फिर कोस्ट गार्डों की नाव पीछे छूटने लगी। नाव को तेजी से भगाते रहो, रीगर ने चिल्लाकर मिलर को ऑर्डर दिया, और फिर बैठकर कोस्ट गार्डों की बोट को आग की लपटों में घिरता हुआ देखने लगा। उसने फेनर से कहा, ये पहली बार है जब हमने ऐसा कुछ किया है। ये कार्लोस के आइडिया भी बड़े कमाल के होते हैं। अगर मेरे पास वो बम नहीं होता तो अभी की अभी इन चीनियों को समुद्र में फेंकना पड़ता और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। फेनर के हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो उस जलती हुई नाव से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वो तेज़ी से छोटी सी लाल रंग की रोशनी में तब्दील होती जा रही थी। वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तब तक रीगर आगे जा चुका था। वो दूर मौजूद एक झिलमिलाती हरी रोशनी की तरफ इशारा कर रहा था। मिलर ने नाव की दिशा को थोड़ा सा बदल दिया ताकि वो उस रोशनी की तरफ जा सकें। रीगर ने चिल्लाकर फेनर से कहा, वही आदमी हमारा माल लेगा। बधाई हो, आज का काम बढ़िया से निपट गया। फेनर अब उस हरी रोशनी को नज़दीक आते हुए देख रहा था। अब उसे मालूम हो चुका था कि उसे अपनी योजना के अगले चरणों को शुरू करना ही होगा। कार्लोस के साथ चल रहा ये खेल अब काफ़ी लंबा ही खिंच गया था। भाग 4। जब फेनर हॉवर्थ होटल में मौजूद अपने कमरे में लौटा, उस वक्त सुबह के 2 से थोड़ा ऊपर का टाइम हो चुका था। कमरे की लाइट जलाने से पहले ही उसे एहसास हो गया था कि वहाँ कोई पहले से मौजूद था। एक अजीब सी महक पूरी हवा में घुली हुई थी। उसने अपने कोट में हाथ डाला और अपनी गन निकाल ली। फिर दीवार पर लगे लाइट स्विच को टटोलकर उसने कमरे में रोशनी कर दी। बिस्तर के पैरों के नज़दीक किसी औरत के कपड़े पड़े हुए थे और बिस्तर पर मौजूद थी ग्लोरी लीडलर। लाइट जलने के कारण वो एक बार उठकर बैठ गई थी, लेकिन फेनर को देखकर फिर से आराम से लेट गई। फेनर ने अपनी गन को वापस कोट में रख लिया। फिर वो फ्लोर लैंप तक गया और उसे जलाकर उसने सीलिंग लैंप को बंद कर दिया। फ्लोर लैंप की रोशनी मध्यम थी, लेकिन फर्श को अच्छी तरह से रोशन कर रही थी। उसने बड़े ही ध्यान से पूरे फर्श पर अपनी नज़रें घुमाई। उसके कालीन पर 2 छोटे लाल रंग के धब्बे थे जो इससे पहले वहां पर नहीं थे। उसने पहले धब्बों को देखा और फिर ग्लोरी के जूतों को। जूतों पर लाल रंग के धब्बे इस तरह से लगे हुए थे जैसे ग्लोरी किसी चीज़ पर चलकर आई हो। बिना जूते उठाए वो यकीन से तो नहीं कह सकता था, लेकिन फिर भी वो उसे खून के धब्बों जैसे लग रहे थे और वो ये नहीं चाहता था कि ग्लोरी ये बात जान ले कि वो खून के धब्बे उसकी नज़र में आ चुके हैं। पूरे फर्श को ध्यान से चेक करने के बाद वो एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ग्लोरी जोर से खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम्हारे कारण। तुमने कहा था कि तुम इस होटल में ठहरे हो और मुझसे बात करना चाहते हो, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई और तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। फिर इंतज़ार करते करते मैं थक गई, तो इसलिए बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगा कि आज तुम नहीं आओगे। किस टाइम आई थी तुम यहाँ? 9 बजे आ गई थी मैं तो। फिर 11 बजे तक मैंने इंतज़ार किया और फिर मैं सोने के लिए यहाँ बिस्तर पर आ गई। किसी ने तुम्हें आते हुए देखा था? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम ये किसी खूसट पुलिस वाले की तरह सवाल पे सवाल क्यों पूछे जा रहे हो? मैं तो बस तुम्हें रिहर्सल करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी तरह का गवाह मौजूद नहीं है ना, इसलिए। अब ग्लोरी थोड़ी घबराई हुई नजर आई। क्या मतलब है तुम्हारा? किस चीज़ का गवाह? फेनर ये सुनकर नीचे को झुका और उसने ग्लोरी का जूता उठा लिया। कुछ देर तक उसने अच्छी तरह से उसका मुआयना किया। जूते की एड़ी सूखे खून से ढकी हुई थी। उसने उस जूते को ग्लोरी की गोद में फेंक दिया। ग्लोरी के गले से एक भर्राई हुई सी चीख निकली और उसने झटके से उस जूते को अपने से दूर फेंक दिया। फिर वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। फेनर उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करके अपनी अलमारी तक गया और स्कॉच की एक बोतल निकालकर अपने लिए एक ड्रिंक बनाया। फिर एक सिगरेट सुलगाकर वो खिड़की तक गया और वहाँ से वीरान सड़क को देखने लगा। बेहतर होगा ग्लोरी कि अब तुम मुझे सब कुछ बता दो। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानती। ओह, तो अगर ऐसा है तो जितनी जल्दी तुम इस कमरे से बाहर निकलोगी उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी मुझे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण किसी कत्ल के इल्ज़ाम में मैं भी घसीटा जाऊं। इस बात का ग्लोरी पर पूरा असर हुआ। वो सुबकते हुए अटकती हुई आवाज़ में बोली, मुझे वो वहाँ वैसे ही पड़ा मिला था, ज़मीन पर पड़ा था और किसी ने उसे गोली मार दी थी। कौन मिला था? वो हैरी थेलर।
वो आदमी जिसके साथ में थी, और अब वो कहाँ है? ग्लोरी ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और फेनर को एक झटका सा लगा। वो लड़की बिल्कुल भी रो नहीं रही थी, बल्कि रोने का नाटक कर रही थी। अपनी नाव में। तुम्हें वो कब मिला था? जब मैं तुमसे मिलने आई उससे थोड़ी देर पहले ही। फेनर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मली। वो काफ़ी थका हुआ था, लेकिन जानता था कि उसे ये काम करना ही होगा। उसने ग्लोरी से कहा, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना, मैं उसे देख कर आता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं वापस आकर तुमसे बात करूँगा। और फिर कमरे से बाहर निकलकर वो वाटर फ्रंट की तरफ बढ़ गया। भाग 4। वाटर फ्रंट पहुँचकर फेनर नैन्सी डब्ल्यू नाव पर चढ़ गया। उसने पूरी नाव की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन उसे वहाँ थेलर कहीं नहीं मिला। जब वो सोने वाले कमरे तक गया तो अचानक ठिठक कर रुक गया। वहाँ पर कोड़ों के गट्ठर और इसी तरह की ऐसी बहुत सी चीज़ें रखी थीं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहाँ एक बहुत ऊंची एड़ी वाले जूते भी उसे मिले, जिनकी एड़ी लचीले रबर की बनी हुई थी। उसने पोर्ट होल को बंद किया और फिर केबिन की लाइट जलाई। वहाँ बिखरे कपड़ों से उसने अंदाज़ा लगाया कि थेलर वहीं पर सोता था। उसमें एक कई दराजों वाली अलमारी थी, जिसका उसने बारीकी से मुआयना किया। उन दराजों में उसे सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी मिली जिसने उसे हैरान कर दिया। ये करली की एक फ़ोटो थी जो उसके ख्याल से काफ़ी साल पहले ली गई थी। उसने उस तस्वीर को अपनी जेब में डाला, ड्रॉर को बंद किया और केबिन की लाइट बंद कर दी। फिर वो मुख्य केबिन में वापस आया और वहाँ पड़े कालीन को चेक करने लगा। इस बारीक जांच के दौरान उसे पता चला कि कालीन का एक छोटा सा हिस्सा हाल ही में धोया गया था। वो कुछ सोचता हुआ वहीं खड़ा रहा। क्या थेलर मर चुका था? क्या ग्लोरी ने जो उसे कहा था वो उस पर यकीन कर सकता था? अगर थेलर को मार दिया गया था तो उसकी लाश को किसने ठिकाने लगाया और इस कालीन को किसने धोया था? क्या ग्लोरी ने ही उसे मारा था? आखिरी बार जब उसने उन दोनों को देखा था तो वो कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ तो रहे थे। काफ़ी देर सोचने के बाद भी फेनर को कुछ समझ में नहीं आया। वो थोड़ा झुंझलाते हुए केबिन से बाहर निकल आया। जैसे ही वो जेटी पर आया तो उसे वहाँ पर एक बड़ी सी सेडान वाटर फ्रंट के दूसरी तरफ पार्क हुई मिली। गाड़ी की लाइटें बंद थीं। उसने एक नज़र उस पर मारी और फिर ज़मीन पर पेट के बल लेट गया। तभी उसे एक दबी हुई सी गर्जना की आवाज़ कार से आती महसूस हुई। वो जानता था कि किसी ने उस पर शॉटगन से वार किया था। उसने अपनी गन निकालकर हाथ में ले ली और ज़मीन से ही चिपका रहा। फिर उसने गाड़ी के चालू होने और उसके सड़क पर घिसटने की आवाज़ सुनी। फिर वो कार एक मोड़ पर जाकर आंखों से ओझल हो गई। उसके जाते ही फेनर उठा और उसने अपने कपड़े झाड़े। चीज़ें अब पेचीदा होती जा रही थीं। वो फुर्ती से हॉवर्थ की तरफ बढ़ गया, लेकिन इस बार मुख्य सड़कों को छोड़कर वो सुनसान अंधेरी सड़कों से जा रहा था। वापस आने पर ग्लोरी उसे वहीं लेटी हुई मिली जहां वो उसे छोड़ गया था। फेनर कुर्सी पर बैठ गया और उसने ग्लोरी से सवाल किया, जब तुमने उसे देखा था तो क्या वो मेन केबिन में था? हाँ। तो उन्होंने उसकी लाश गायब कर दी है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर उन्हें किसी को इस काम के लिए फंसाना ही था तो तुम उन्हें मिल ही चुकी थी। अब या तो तुमने उसे मारकर उसकी लाश को समुद्र में फेंक दिया है, या फिर तुम्हारे वहाँ से निकलने के बाद कातिल वहाँ पर किसी कारण से लौटा और उसने लाश को गायब कर दिया। वैसे मुझे तो यही लगता है कि तुमने ही उसे समुद्र में फेंका है। ग्लोरी ने उसे अपनी लंबी सुडौल बाहें दिखाईं और बोली, इनको देखकर तुम्हें ऐसा लगता है? वो कितना लंबा चौड़ा आदमी था। पेनर को लड़की की बात में दम लगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। ग्लोरी ने उससे पूछा, अगर उन्होंने लाश को छुपा दिया है तो अब तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि वो मर गया है। हाँ शायद, फेनर ने कहा। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर फेनर ने अचानक सवाल किया, तुम्हारी बहन मैरियन कहाँ है? ये सुनते ही ग्लोरी को एक झटका सा लगा। उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। मैंने पूछा तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? और तुम उसे कैसे जानते हो? क्योंकि तुम दोनों एकदम जुड़वां जैसी दिखती हो। मैंने इतनी एक जैसी दिखने वाली बहनें इससे पहले कभी नहीं देखी। फिर फेनर ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो चिट्ठी निकाली जो उसे मैरियन के बैग में मिली थी। लो पढ़ो इसे। ग्लोरी ने भावहीन चेहरे से उस चिट्ठी को पढ़ा और फिर बोली, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये पियो और नोलन कौन है? फेनर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर मेज़ तक गया और वहाँ रखे नोटपैड और पेंसिल को उठाकर ले आया। इस चिट्ठी को एक बार लिखकर दिखाओ मुझे। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना लिखो।
ग्लोरी ने चिट्ठी के मजमून को नोटपैड के कागज पर लिखा और फिर उसे फेनर को लौटा दिया। फेनर ने दोनों लिखावटों का मिलान किया और उसे दोनों में कोई भी समानता दिखाई नहीं दी। उसने पैड को वापस टेबल की तरफ फेंक दिया और धीरे धीरे कमरे में चहलकदमी करने लगा। ग्लोरी घबराई हुई सी उसे देखे जा रही थी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी कोई बहन है कि नहीं? हाँ, है तो सही, लेकिन हमने काफ़ी टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं है। कितने टाइम से और क्यों नहीं देखा? 4 या 5 साल हो गए, मुझे तो अब याद भी नहीं है। असल में मेरियन और मेरी आपस में बनती नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीऊँ। हम झगड़ा तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मेरे तौर तरीके उसे पसंद नहीं आते थे। इसीलिए जब हमारे पिता की मौत हुई तो मैं उससे अलग हो गई। तुम झूठ बोल रही हो लड़की। अगर तुम दोनों इतने ही टाइम से नहीं मिली थी तो तुम्हारी बहन मेरे पास इसलिए घबराई हुई क्यों आई कि तुम गायब हो गई हो? ये सुनते ही ग्लोरी के गाल लाल हो गए। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे पास आई थी। वैसे तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरियन को आखिरी बार कब देखा था? मैं हैरी के साथ न्यूयॉर्क में थी जब हम एक दूसरे से टकराए थे। ये कुछ हफ्तों पहले की बात है। मैं वहाँ एक ट्रिप पर गई थी। मेरियन चाहती थी कि मैं उसके होटल चलूं। अब वो इतना जिद कर रही थी तो उसका मन रखने के लिए मैंने हामी भर दी। मेरे साथ हैरी था और इसलिए थोड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरियन को हैरी पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं उसे बिना बताए ही फ्लोरिडा आ गई। फेनर ये बात सुनकर ग्लोरी की तरफ आया और बिस्तर पर बैठ गया। या तो तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो, या फिर इस झमेले में कुछ ऐसा है जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया है। मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अपनी बहन से 12 चीनियों का जिक्र किया था? 12 चीनी? मैं इस बात का जिक्र क्यों करती? मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी? ये बार बार मुझे क्या ज़रूरत थी ये मत दोहराओ। मेरी बातों का सीधे सीधे से जवाब दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सरनेम लीडलर क्यों है, डेली क्यों नहीं? वो तो लीडलर मैं शादी के बाद बनी थी। 1 साल पहले मेरा तलाक हो चुका है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हारा पति कहाँ है? मुझे नहीं पता। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? फेनर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय वो सिर्फ इतना बोला, पिछले हफ्ते तुम्हारी बहन को ब्रुकलिन के एक घर में कत्ल कर दिया गया है। कुछ देर के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। फिर ग्लोरी बोली, मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि वो मारी जा चुकी है। वो मेरे पास मदद के लिए आई थी और उसका अंत जिस तरह से हुआ वो मुझे पसंद नहीं आया, और मैंने खुद से ये वादा किया कि जिसने भी उसके साथ ये किया है वो जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर ग्लोरी ने फेनर का कोट पकड़ा और उसे झंझोड़ने लगी। मेरी बहन मेरियन मर चुकी है और तुम यहाँ बैठकर ऐसे ही ये बात मुझे बता रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर ज़रा भी दया नहीं है? ओह मेरी बहन, मेरी मेरियन। फेनर ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। फिर वो बोला, बंद करो ये ड्रामा। एक्टिंग करना तुम्हारे बस का नहीं है। मुझे पता है मेरियन को क्या हुआ, इससे तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है। ग्लोरी ने घूर कर उसे देखा और फिर जोर से हंसने लगी। अब वो थोड़ी हैरान परेशान भी दिखाई दे रही थी। फिर वो बोली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसने सोचा था कि मेरियन जैसी सती सावित्री मारी जाएगी? इतना कहकर वो बिस्तर में पेट के बल घूमी और उसने अपने चेहरे को तकिए में छुपा लिया। बेकाबू होती हंसी के कारण उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। फेनर के दिमाग में अचानक ही एक विचार आया। उसने अपने एक हाथ से ग्लोरी के सिर को तकिए पर दबाया और दूसरे हाथ से उसके नाइट सूट की कमीज को उसके कंधों तक चढ़ा दिया। फिर वो उसकी पीठ को ध्यान से देखने लगा। उसके कंधे और पीठ पर भी चोटें थीं, लेकिन वो उतनी गहरी नहीं थीं जितनी मेरियन की पीठ पर थीं। फिर उसने उसकी शर्ट नीचे की और वापस पीछे को हो गया। ग्लोरी गुस्से से चिल्लाई, ये क्या बकवास है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी पीठ के निशान देखने के लिए। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की पीठ पर भी चोटों के निशान थे? ओह, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकती। हम ऐसी ही हैं। इतना कहकर वो फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। फेनर खिड़की की तरफ चला गया। फिर अचानक वो बोला, मैं अब तुम्हें कल मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी उसे ग्लोरी के सुबकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अगर जल्दी ही ये मामला आगे नहीं बढ़ा तो मैं तो शायद पागल ही हो जाऊंगा, उसने सोचा और होटल के रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया।
दूसरे कमरे का इंतजाम करने के लिए। भाग 5। सुबह 10 बजे जब फेनर सोकर उठा तो उसकी थकान काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। उसने 2 कप कड़क ब्लैक कॉफ़ी पी और फिर तैयार होकर ग्लोरी के कमरे में चला गया। वो भी अब तक तैयार हो चुकी थी और शायद फेनर के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त वो खिड़की के पास बैठी हुई थी। फेनर उसके पास जा खड़ा हुआ। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या कहे कि तभी उसकी नज़र नीचे गली में खड़ी काले रंग की सेडान पर पड़ी। ये गाड़ी वही थी जिसमें से पिछली रात उस पर गोली चलाई गई थी। फेनर खिड़की बंद करने के लिए फुर्ती से आगे बढ़ा, लेकिन तभी गाड़ी की पर्दा लगी खिड़की के बीच से एक आदमी का हाथ बाहर निकला। फिर एक शोला सा चमका और ग्लोरी की चीख सुनाई दी। अगले ही पल वो फर्श पर लुढ़की पड़ी थी। गोली के चलते ही सेडान भी वहां से भाग निकली थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि गली में मौजूद लोगों को इसका भान भी नहीं हुआ था। फेनर पीछे हटा और ग्लोरी के नज़दीक फर्श पर बैठ गया। उसने उसे घुमाकर सीधा किया तो पाया कि उसकी कमर से खून बह रहा था। ग्लोरी का चेहरा किसी कोरे कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। फेनर ने उठकर बगल की कुर्सी से कुशन खींचा और उसे ग्लोरी के सिर के नीचे रख दिया। फिर वो भागकर बाथरूम में गया। वहाँ से एक पानी का बाउल और फर्स्ट एड किट, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, लेकर वापस वहाँ आ गया। ग्लोरी इस वक्त बेहद डरी हुई थी। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। क्या मुझे बहुत ज़्यादा लगी है? उसने फेनर से पूछा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। फेनर ने अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उससे एक स्कैल्पल निकाला और उसकी काली ड्रेस के कपड़े को जख्म के आसपास से काट दिया। फिर घाव का मुआयना करके वो मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। गोली बस तुम्हें छूकर निकल गई है। एक हल्का सा घाव है बस। फिर उसने उस जख्म की मरहम पट्टी की। ग्लोरी थोड़ा डरी हुई आवाज़ में बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द तो होगा ही। कुछ दिन तुम्हें आराम भी करना पड़ेगा। चलो मुझे अपना पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अरे, थेलर के साथ होने से पहले तक तुम कहाँ रहती थी ये बताओ। लेकिन मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। और वैसे भी मैंने कहा ना, मेरा कोई घर नहीं है। देखो ग्लोरी, मैं यहाँ पर तुम्हारी आया का काम करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे यहीं रहना है। मैं यहाँ पर ज़्यादा सेफ रहूँगी। ये बात सुनकर फेनर अचानक ठिठका और फिर कुछ देर सोचकर बोला, ओह समझा, ठीक है। फिर वो बिस्तर तक गया और उसने चादर हटा दी। ग्लोरी को सावधानी से उठाकर उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। चलो अब तुम आराम करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसने उसे चादर ओढ़ाई, उसके कपड़ों और बाकी के कूड़े को बाथरूम में डाला और कमरे से निकलकर नीचे चला गया। जब वो नीचे पहुंचा तो होटल मैनेजर उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ी चोट लग गई है और अब उन्हें बेड रेस्ट करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप किसी को बाहर भेजकर उनके लिए एक नाइट सूट और जो भी सामान वो कहें वो मंगवा दें। खर्चा मेरे बिल में जोड़ दीजिएगा। मैनेजर ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, हम लोग इस तरह के काम नहीं करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये आम काम नहीं है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है जो तुम इस तरह से नखरे दिखाओ। इसलिए चुपचाप जो कहा है वो करो। फिर फेनर टेलीफोन बूथ तक गया और उसने एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से बग्सी की आवाज़ सुनाई दी। फेनर ने उससे कहा, सुनो बग्सी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहते थे। मेरे ठिकाने पर आ जाओ और हाँ, हथियार लेकर आना। फिर वो सीधे बार में गया और उसने अपने लिए एक लार्ज पैग मंगवाया। बग्सी के आने का इंतज़ार करते हुए उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपना पर्स बाहर निकाला और जब उस पर्स को खोला तो अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, उसने अपने आप से कहा। पर्स में उसके पैसे और कागजात सब कुछ पर्स की दाईं तरफ रखे हुए थे और ये बात काफ़ी अजीब थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि कल ही उनमें से कुछ चीज़ें दाईं तरफ और कुछ बाईं तरफ रखी हुई थीं। उसने कागजातों को ठीक से चेक किया और पैसों को गिना। सारी चीज़ें पर्स में मौजूद थीं सिवाय एक चीज़ के, और वो चीज़ थी उसके पर्स में रखी करली की वो फ़ोटो जो उसे नाव से मिली थी। सोच में डूबे हुए उसने पर्स को वापस अपनी जेब में डाल लिया और अपनी ड्रिंक खत्म करने में लग गया। वो जानता था कि फ़ोटो निकालने वाला ग्लोरी के अलावा और कोई नहीं हो सकता था, बशर्ते कोई दूसरा आदमी उस वक्त कमरे में ना आया हो जब वो घोड़े बेचकर सो रहा था। और अगर ये काम ग्लोरी ने किया था तो इसका मतलब
कि वो उसके कमरे में आई थी, और इसका ये भी एक मतलब था कि अब रॉस के रूप में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ग्लोरी या वो जो कोई भी था, उसके ऊपर उसकी असली पहचान उजागर हो चुकी थी। वो जानता था कि ग्लोरी से इस बारे में बात करना बेकार था। वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे टाल सकती थी। थोड़ी ही देर में बग्सी वहां आ पहुंचा। फेनर ने उसके लिए भी एक ड्रिंक ऑर्डर किया और उससे कहा, देखो बग्सी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसके $50 दे सकता हूँ। और फिर अगर तुम्हारी और मेरी अच्छी तरह से पटी तो मैं तुम्हें तनख्वाह पर रख लूँगा। लेकिन जब ऐसा होगा तो तुम्हें कार्लोस का गैंग छोड़ना होगा। तो क्या अब तुम कार्लोस के लिए काम नहीं कर रहे हो? नहीं, जो वो कर रहा है वो काम मुझे पसंद नहीं आया। उसमें बहुत ज़्यादा झोल-झाल है। लेकिन कार्लोस को ये बात पसंद नहीं आएगी रॉस। अरे तुम कार्लोस की चिंता छोड़ो, उसे मैं देख लूँगा। अगर मुझे किसी के साथ काम करना नहीं होता तो मैं नहीं ही करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ मैं ये $50 कैसे कमा सकता हूँ? बग्सी ने पूछा। ये एक बहुत ही अच्छा काम है। इसमें ना तो ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही तुम्हें ज़्यादा कोई परेशानी होगी। क्या तुम्हें वो नैन्सी डब्ल्यू नाव वाली लड़की याद है? अरे वो भी कोई भूलने वाली चीज़ है। क्या आइटम थी यार। वो अभी ऊपर होटल के मेरे कमरे में है। आज ही किसी आदमी ने उस लड़की के ऊपर गोली चलाई है जो बस उसे छू कर निकल गई। अब हो सकता है कि वो आदमी फिर से उस पर हमला करे और इस बार उसका निशाना ना चूके। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की की पहरेदारी करो ताकि दोबारा से ऐसा कुछ ना हो। बग्सी धीमी आवाज़ में बोला, अरे ये काम तो मैं फ्री में भी कर दूंगा। फेनर मुस्कुराया और बग्सी को लेकर अपने कमरे में गया। ग्लोरी से उसे मिलवाकर उसने ग्लोरी को बता दिया कि वो कमरे के बाहर बैठकर उसकी पहरेदारी करेगा। फिर उसने एक कुर्सी खींचकर गलियारे में रख दी और बग्सी को उस पर बैठा दिया। मुझे एक छोटा सा काम करना है जिसे करके मैं आता हूँ। आने के बाद मैं तुम दोनों से बात करूँगा। और फिर वो उनके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही होटल से बाहर चला गया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जेम्स हेडली चेज के नॉवल द डॉल्स बैड न्यूज़ का 3रा भाग।